नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी से मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB 4th सेम में आज का टॉपिक है ऋणग्रस्तता क्या है पर चर्चा करेंगे। ऋणग्रस्तता क्या है? ऋण वह है जो किसी के मांगा या लिया जाता है। सामान्यतः यह ली गई संपत्ति को व्यक्त करता है, लेकिन यह शब्द धन की आवश्यकता के परे है। नैतिक दायित्व एवं अन्य पारस्परिक क्रियाओं को भी व्यक्त करता है। परिसंपत्तियों के मामले में ऋण कुल जोड़ अर्जित होने के पूर्व वर्तमान में भविष्य की क्रय शक्ति के प्रयोग का माध्यम है। कुछ कंपनियां एवं निगम ऋण का प्रयोग अपनी संपूर्ण संगठित वित्तीय योजना के भाग के रूप में करते हैं। ऋण तब सृजित होता है जब तक ऋणदाता एक ऋण प्राप्तकर्ता या ऋणी को कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है। आधुनिक समाज में सामान्यतया ऋण को अपेक्षित पुनर्भुगतान के साथ प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में ब्याज सहित ऐतिहासिक रूप से ऋण अनुबंधित नौकर के सृजन हेतु जिम्मेदार था। शब्द उत्पत्ति इतिहास। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द ड्यूट एवं अंततः लैटिन शब्द डी हार्वे रखना से निकले। शब्द डी बारवे मांगना से हुई। डेबिट ऋण शब्द में बी अक्षर का प्रयोग 17वीं शताब्दी में संभवतः सैमुअल जॉनसन द्वारा 1755 के अपने शब्दकोश में पुनः प्रयुक्त किया गया था। कुछ अन्य शब्द जो भी अक्षर के बिना अस्तित्व में थे, उनमें से उसी समय के आसपास बी अक्षर सम्मिलित किया गया। भुगतान ऋण से के पूर्व ऋणदाता तथा ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण के पुनर्भुगतान तरीके पर सहमत होना चाहिए, जिसे कि विलंबित भुगतान के मानक के रूप में जाना जाता है। यह भुगतान सामान्यतः मुद्रा की इकाई में तय धनराशि के रूप में होता है, लेकिन यह भी कभी कभी वस्तु या सामग्री के रूप में भी हो सकता है। समय के साथ साथ भुगतान नियमित किस्तों के रूप में अथवा ऋण अनुबंध की समाप्ति पर एक साथ किया जा सकता है। ऋण के प्रकार। कोई भी कंपनी अपने कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह से ऋणों का प्रयोग करती है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण। नंबर 2 निजी एवं सार्वजनिक ऋण। नंबर 3 संघीय एवं द्विपक्षीय ऋण एवं अन्य प्रकार के ऋण जो उपरोक्त वर्णित ऋणों के एक या अधिक लक्षणों को व्यक्त करता है। ऋण दायित्व को सुरक्षित माना जाता है यदि ऋणदाता को कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने का मालिकाना हक हो या अन्यथा कंपनी के विरुद्ध समान दावों से आगे हो। असुरक्षित ऋण में वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जहां ऋणदाता को उसके दावों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्तकर्ता की परिसंपत्ति पर अधिकार न हो। निजी ऋण में बैंक ऋण प्रकार के दायित्व शामिल हैं, चाहे वरिष्ठ हो या बीच के। सार्वजनिक ऋण एक समान परिभाषा है जिसमें सभी वित्तीय अधिकार शामिल हैं जो कि एक सार्वजनिक एक्सचेंज बाजार या पटल पर मुक्त रूप से व्यापार योग्य होते हैं। यदि कोई प्रतिबंध हो। ऋण का संघीकरण एक जोखिम प्रबंधन तरीका है जो अग्रणी बैंकों को अपने जोखिम को कम करने एवं ऋण प्रदान क्षमता को मुक्त करने के लिए ऋण को अधोलिखित करने की अनुमति देता है। आधारभूत ऋण सबसे सरल तरीके का ऋण है। इसमें से एक अनुबंध के द्वारा एक नियत समय में पुनर्भुगतान के लिए
रकम प्रदान करना सम्मिलित होता है। वाणिज्य ऋणों में ऋण की मुख्य राशि पर प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में किए गए ब्याज का उस तिथि का भुगतान करना होता है। एक संघीय ऋण किसी कंपनी को दिए जाने वाला वह ऋण है जिसमें वह कंपनी उतनी धनराशि चाहती है जिसे कोई ऋणदाता एकल ऋण के रूप में जोखिम लेने को तैयार न हो। सामान्यतया यह राशि कई मिलियन डॉलर होती है। ऐसे मामलों में बैंकों का संघ मुख्य धनराशि एक अंश को प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान करता है। ऋण की सुरक्षा हेतु निश्चित संस्थानों जैसे कि कंपनियों एवं सरकारों द्वारा बॉन्ड जारी किए जाते हैं। बॉन्ड के द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता को मुख्य राशि को ब्याज सहित वापस करने की बाध्यता होती है। धन प्राप्ति के इच्छुक संस्थान द्वारा भी बाजार में निवेशकों को बॉन्ड जारी किए जाते हैं। बॉन्ड की एक निश्चित अवधि होती है, सामान्यतः कुछ वर्ष दीर्घावधि बॉन्ड सहित जो 30 वर्ष तक चलते हैं सामान्यतः कम प्रचलित हैं। बॉन्ड की अवधि की समाप्ति पर पूरी धनराशि वापस करनी चाहिए। अंतिम भुगतान के समय ब्याज को भी जोड़ना चाहिए या इसे बॉन्ड की जीवनावधि में नियमित किस्तों कूपन के रूप में प्रचलित द्वारा भुगतान किया जा सकता है। बॉन्ड का बाजार में व्यवसाय किया जा सकता है एवं इसे इक्विटी की तुलना में सुरक्षित निवेश के रूप में विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। निधि बाजार नगद साख यह प्राथमिक तरीका है जिसमें बैंक सामग्री एवं ऋण की प्रतिभूति के विरुद्ध धनराशि प्रदान करते हैं। यह एक चालू खाते की तरह संचालित होता है बशर्ते कि इस खाते से आहरित की जा सकने वाली धनराशि इस खाते में जमा किए गए धन तक सीमित नहीं है। इसके स्थान पर खाता धारक को लिमिट सीमा जमा सुविधा कही जाने वाली एक निश्चित धनराशि को आहरित करने की अनुमति होती है जो कि खाते में साख राशि से अधिक होती है। नगद साख सिद्धांत मांगे जाने पर भुगतान योग्य अतएव ये बैंक की मांग जमाओं के प्रतिरूप है। कार्यशील पूंजी फर्मों को उनकी रोजमर्रा की गतिविधि हेतु भुगतान के लिए कच्ची सामग्री बिलों और कई अन्य मदों हेतु भुगतान करना होता है। इन कार्यों हेतु उपलब्ध धनराशि को फर्म की कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी का मुख्य स्रोत वर्तमान परिसंपत्तियां हैं क्योंकि ये अल्पावधि परिसंपत्तियां हैं जिनका प्रयोग फर्म नकदी के सृजन हेतु कर सकता है। हालांकि फर्म के वर्तमान उत्तरदायित्व भी होते हैं, अतएव फर्म की मौजूद कार्यशील पूंजी की गणना करते समय इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अतएव कार्यशील पूंजी बराबर वर्तमान परिसंपत्ति भंडार प्लस ऋणदाता प्लस नगद वर्तमान उत्तरदायित्व। इस प्रकार कार्यशील पूंजी ही सकल वर्तमान परिसंपत्ति की तरह है एवं फर्म के तुलना पत्र के शीर्षार्थ एक महत्वपूर्ण भाग है। एक व्यापार के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त कार्यशील पूंजी रखे। कई व्यापार सिर्फ इसलिए नहीं डूब गए क्योंकि वे अल्पदायक थे बल्कि उनके पास कार्यशील पूंजी का अभाव था। बैंक ओवरड्राफ्ट शब्द से तात्पर्य है कि किसी बैंक खाते से अधिक धन का आहरण। अन्य शब्दों में कोई खाता धारक बैंक खाते से जमा धन की तुलना में अधिक धन आहरित करता है। ओवरड्राफ्ट तब घटित होता है जब बैंक खाते से आहरित धन उपलब्ध शेष धन से अधिक हो जाता है जो कि खाते को ऋणात्मक संतुलन प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अति आहरित कहा जाता है। यदि खाता प्रदाता के ओवरड्राफ्ट संरक्षण योजना हेतु कोई पूर्व अनुबंध है एवं अतिरिक्त आहरित राशि प्राधिकृत ओवरड्राफ्ट सीमा के अंतर्गत है तब सहमत दर पर ब्याज अधिरोपित किया जाता है। यदि यह शेष राशि सहमत शर्तों से अधिक हो जाती है तो शुल्क एवं उच्चतर ब्याज दर को अधिरोपित किया जा सकता है। आवधिक ऋण बैंक में नियत जमा के प्रतिरूप है। बैंक इस
तरीके से तब धन प्रदान करता है जब पुनर्भुगतान नियत या तय पूर्व निर्धारित किस्तों के द्वारा होना हो। इस तरह के ऋण प्राप्तकर्ता को दीर्घावधि परिसंपत्तियों की प्राप्ति हेतु प्रदान किया जाता है, यानी ऐसी परिसंपत्तियां जो ऋण प्राप्तकर्ता को दीर्घावधि में लाभ प्रदान करे। इस श्रेणी में संयंत्र एवं मशीनरी का क्रय, कारखाने हेतु इमारत का निर्माण, नई परियोजना की स्थापना आदि आती है। इस श्रेणी के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता सामग्री, अचल संपत्ति के क्रय हेतु वित्तीय सहायता एवं आधारभूत ढांचे का सृजन भी आता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।